डियर स्टूडेंट्स, मैं जीके चौधरी उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पर आप तमाम स्टूडेंट्स का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा कविता जो 12th के हिंदी का यानी बिहार बोर्ड के 12th के हिंदी का 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। वैसे आपको पहले ही बता दूं, सदा नीरा गंडक नदी का पुराना नाम है। तो चलिए बिना समय गवाए जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ओ सदा नीरा शीर्षक के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो जवाब हो जाएगा ओ सदा नीरा, क्योंकि आप लोग स्पष्ट रूप से विषय सूची में सबसे पहले देख चुके हैं सिपाही की मां किन की रचना है, जूठन किन की रचना है, तिरेश किन की रचना है, इसलिए स्पष्ट रूप से आप जान लें ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। तो तीसरा प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे विधा होना चाहिए था, अगर विद्या भी है तो। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो वह क्या है? निबंध है। तो ओ सदा नीरा निबंध है। चौथा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो आंसर हो जाएगा नाटककार। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। पांचवा प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा चंपारण, क्योंकि मैं बता दूं पूर्णतः ओ सदा नीरा के तहत जो है चंपारण का जिक्र किया गया है, चंपारण के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ओ सदा नीरा शीर्षक का जो भी ऑब्जेक्टिव है मैं आपको दो पार्ट में दो वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूंगा। यह वीडियो नंबर 1 है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित रूप से अन्य वीडियो को भी देखें। छठा प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा जंगलों का कटना। तो देखिए, जंगल के कटने से क्या होता है कि जंगल की कटाई होगी, तो जंगल की कटाई होने से जो बांध का जो बेस है, यानी जो बांध की मिट्टी है, उसकी सघनता खत्म हो जाती है। यानी वह जो पेड़ का जो जड़ होता है, उसका जड़ उस मिट्टी को इस तरह से जकड़े रहता है, जिससे कि काफी मजबूत होने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पेड़ की कटाई हो जाती है, जड़ खत्म हो जाते हैं, और क्या होता है, तो बाढ़ आने की संभावना हमेशा के लिए बनी रह जाती है। इसलिए सबसे मुख्य कारण है चंपारण के क्षेत्रों में बाढ़ आने का कि जंगलों की कटाई होना। लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछता है, इसलिए काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन अंदाज में याद करना है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव कितने भी याद कर लें, आप जब लिखिएगा तो कुछ ना कुछ आपके नंबर कटेंगे, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा 100% नंबर आएगा जब आपका आंसर सही रहेगा। तो चलिए 7वां प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। 8वां प्रश्न है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? यानी कि 12वीं सदी के दौरान जो है कौन सा ऐसा वंश था जिसका शासनकाल 300 वर्ष था? तो वह हो जाएगा कर्नाट वंश। किसका? तो कर्नाट वंश का। 9वां प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो आपको स्पष्ट रूप से पता है किसकी? तो नील की खेती, क्योंकि नील की खेती के लिए अंग्रेज सरकार जो था हम तमाम लोगों को बाध्य किया करता था, कहता था नील की खेती करना ही होगा। नील वह क्या करता था, नील को तो निर्यात करने का काम क्या करता था, हम लोगों से लेकर के और उसे नकदी फसल के रूप में निर्यात किया करता था। 10वां प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा 1325 ईस्वी में। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में। मैं बता दूं कि ये गयासुद्दीन तुगलक जो था, जिसको पगला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए 11वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में
18वीं सदी के अंत में लाया गया। ये आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत 2 में यानी ओ सदानीरा में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। 12वां नंबर प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे। देखिए बड़ा जानदार प्रश्न है, बहुत दफा आपके एग्जाम में पूछा है। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी पेशे से एक शिक्षक थे, इसलिए पुंडलिक जी कौन थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे। चंपारण की ही बातें हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित क्या है? नाटक है। अगर प्रश्न पूछे कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया क्या है, तो आंसर हो जाएगा नाटक। तो दो तरीके से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो आंसर हो जाएगा विद्या वारिधि। विद्या वारिधि की उपाधि जो है माथुर जी को मिली थी। आप स्पष्ट रूप से आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए यहां स्पष्ट रूप से ऑप्शन भी दिया है कि विद्या कामनी, विद्या प्रदक्षिणा और विद्या वारिणी। तो स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा विद्या वारिधि। 15वां नंबर प्रश्न है कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो आपको पता है, अभी अभी आपने देखा था पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी पेशे से शिक्षक थे। तो कहां के शिक्षक थे? तो आपको चंपारण के शिक्षक थे। चंपारण में कहां के शिक्षक थे? तो भितिहरवा के शिक्षक थे। तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिला था? तो पुंडलिक जी मिला था। 16वां नंबर प्रश्न है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी के बारे में आपको जितने भी कहें उतनी कम पड़ जाएगी। अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने लंबे समय तक आजादी के संघर्ष को चलाने के लिए शांति नीति को अपनाया था। और आपको याद होगा यही बूढ़े गांधी जी जिसके बारे में लोग कहता है बड़ा शांत थे, ये थे, और उन्होंने ही भारत का जो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन सा? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने ही पूरे ताव से कहा था क्या? करो या मरो, डू एंड डाई। 7वां नंबर प्रश्न है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का। देखिए एक बात आपको गेस के रूप में मैं बता दूं कि जब भी ओ सदानीरा का चर्चा आएगा तो इसमें अगर ऐतिहासिक बात की आएगी तो एक तो चंपारण सत्याग्रह का आता ही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला प्रयोग था भारत में। पहली बार उन्होंने इसका उपयोग किया था सत्याग्रह के लिए। सत्याग्रह नहीं, सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो सत्याग्रह जो है या पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने, तो इसका जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही साथ ये राजा हरि सिंह का भी जिक्र किया गया है, जो कि कर्नाटक वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 18 नंबर प्रश्न है चंपारण में धांगर कहां से आए? तो आंसर हो जाएगा कहां से? तो छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर आपको पता होगा यह कहां है? तो झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार के बारे में आप सुन चुके होंगे। छोटा नागपुर वैसे न केवल झारखंड में है, बल्कि झारखंड के अलावा भी कुछ राज्यों में फैले हुए हैं, 1 से 2 राज्य इसके अलावा भी फैले हुए हैं। तो छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर वैसे झारखंड का जो है आपको ऊपर के हिस्से में जब आपको देखने को मिलेगा, जब पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का भाग मिलता है झारखंड का। तो चंपारण में धांगर कहां से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। धांगर तो आपको पता है स्पष्ट रूप से क्या है, तो मतलब काम करने के लिए आए थे, वर्क करने के लिए आए थे, नील की खेती करने के लिए आए थे, चलिए मजदूरी करने के लिए आए थे। 19वां नंबर प्रश्न है गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 में आए। उन्होंने अप्रैल 1917 में क्रांति भी किया। कौन सा क्रांति? तो चंपारण सत्याग्रह। 20वां नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, यह किससे है? नील से है। देखिए नाम से स्पष्ट है, तिनकठिया, तीन मतलब तीन और कठिया मतलब कट्ठा। कट्ठा आप सुने होंगे। तो यहां कहा जाता था 1 एकड़ जब आप खेती कीजिएगा तो 1 एकड़ खेती में हर हाल में आपको 3 कट्ठे खेती जो है वह नील की करनी ही पड़ेगी। इस तरह का निर्देश दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगर आप इस तरह खेती नहीं करते तो जुल्म आपको
आप पर जुल्म किया जाता अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए यह एक तीन कठिया प्रणाली किसानों पे एक बहुत बड़ा भारी जुल्म था जो कि अंग्रेज सरकार किसानों पर कर रहे थे, जिसके लिए किसानों के नेता, चंपारण के जो किसान के नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से अनुरोध किया कि गांधी जी आप आइए और थोड़ा सा मतलब यहाँ के किसानों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनिए। तो उन्होंने आया और चंपारण सत्याग्रह भी किया। तो इस तरह से जो है आप इस वीडियो में 20 प्रश्नों को देखा। एक और शेष जो बचे हुए 21 नंबर से प्रश्न हैं वह आपको ओ सदा नीरा का वीडियो नंबर 2 में मैं डाल दूंगा। मैं आशा करता हूं यह प्रश्न आपको काफी अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में अगर आता है निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर से कहना चाहूंगा लाइक जरूर करें। आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ।